दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 25 फरवरी 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का ऐलान, लंबे वक्त तक वेस्ट बैंक में डेरा डाले रहेगी आईडीएफ, वेस्ट बैंक कब्जाने के आसार, गजा में जंग वापस शुरू होने का खतरा, हमास ने कहा 620 फिलिस्तीनियों की रिहाई तक नहीं होगी आगे की कोई बातचीत, इजरायली एयरफोर्स ने की गजा में एयर स्ट्राइक, रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स उड़ाने का दावा, लेबनानी प्रेसिडेंट ने ईरानी डेलीगेशन के मुंह पर कहा अपनी जमीन से दूसरों के फायदे की जंग की इजाजत नहीं दे सकते हम, जॉर्डन जा रहे अहमद अल शरा, इधर इजराइल दे रहा सीरियंस को नौकरी का लालच, टारगेट पर सीरिया का बड़ा हिस्सा, और रमजान शरीफ में उम्रा करने का है प्लान तो हो जाइए होशियार, एक वैक्सीन लगवाए बिना नहीं मिलेगी मक्का में एंट्री। सवाल खैर, सुबह की शुरुआत सॉफ्ट खबर से करते हैं। रमजान शरीफ का पाक मुकद्दस महीना शुरू होने वाला है। आप में से बहुत से लोग या आपके अपने उम्रा पर जाने का प्लान बना रहे होंगे, लिहाजा पहली खबर इसी को लेकर दिए देता हूं, क्योंकि आज इस खबर पर आज अगर आप अमल करते हैं तो अमल करने वालों को भी कम से कम 10 दिन बाद उम्रा पर जाने की इजाज़त मिल पाएगी। उम्रा के लिए मेनिंजाइटिस वैक्सीन लाजमी कर दी गई है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बाबत एडवाइजरी जारी की है। सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रमज़ान के दौरान उम्रा अदा करने वाले लोगों के लिए मेनिंजाइटिस का टीका लगवाने की अहमियत को उजागर किया है, और जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें काफ़ी तफसीलात भी दी गई हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रिवेंशन मेजर है, मतलब एक तरीके से यूँ समझिए कि एक एहतियाती कदम है, और इस प्रिवेंशन मेजर का हिस्सा है जिसका मकसद इन्फेक्शंस डिजीज़ का फैलाव रोकना है, एक दूसरे से जो लग जाती है इन्फेक्शन से। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वैक्सीन उम्रा से कम 10 दिन पहले लगवानी ज़रूरी है। मतलब अगर आप 10 तारीख को जाना चाहते हैं तो 1 तारीख को आपको या पिछले महीने की आखिरी तारीख को आपको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, तो इससे इम्यूनिटी डेवलप हो सकेगी 10 दिन में, और तभी आप पास हो सकेंगे। पिछले 5 सालों में वैक्सीन लगवाने वालों को बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन इस ड्यूरेशन तक इफेक्टिव रहती है। अगर आपने 5 साल के अंदर वैक्सीन लगवाई है तो कोई ज़रूरत नहीं है बूस्टर डोज की। सेहती ऐप है, सेहती ऐप, इसके ज़रिए लोग एडल्ट वैक्सीनेशन क्लिनिक्स में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ताकि वो वैक्सीन लगवा सकें। मिनिस्ट्री का कहना है कि प्रिवेंटिव मेजर्स पर अमल करना एक सेफ और हेल्दी उम्रा एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्टिव, ये दिशा निर्देश उम्रा परफॉर्मर्स की सेहत की हिफाजत और हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटी बेहतर बनाने की सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की कोशिशों का एक हिस्सा है। खबर ख़त्म होती है। सुबह हमेशा हमने न्यूज़ चैनल्स की दुनिया में सीखा अपनी नौकरी के 15 साल के दौरान सॉफ्ट खबर से होनी चाहिए, और ये तो बहुत अहम है। आप में से बहुत से लोग उम्रा हो सकता है जाने वाले हों, जा रहे हो तो बेस्ट विशेस, आप सबको मुबारक, दुआ में याद रखिएगा। बात अब असली खबरों की। ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आखिरकार हो क्या रहा है? इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली फौज अब लंबे वक्त तक के लिए डेरा डाल के बैठेगी। मैंने आपको कल बताया था, लगभग 23 साल के बाद इजरायली टैंक्स फिर से घुसे हैं वेस्ट बैंक में संडे के दिन, और ये मुद्दत जो अब कहा है डेरा डाल के बैठेंगे, ये मुद्दत कई साल तक की हो सकती है। यानी एक तरह से एक लंबे वक्त तक हर रोज वेस्ट बैंक की तबाही की तस्वीरें, खुदा न करे लेकिन है उम्मीद, हमें देखनी होंगी तबाही की तस्वीरें लंबे वक्त तक, और बहुत मुमकिन है कि वेस्ट बैंक को परमानेंटली कब्जाने की शुरुआत हो। 1 महीने से ज्यादा हो गया है इजरायली आर्मी ने ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में अपने अटैक्स और ज्यादा बढ़ा दिए। जब से इजराइल ने हमास के साथ गजा सीजफायर एग्रीमेंट साइन किया, उसके बाद से वेस्ट बैंक में रेड्स और मास अरेस्ट में इजाफा हो गया है। मतलब बहुत बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसको लेकर भी हम न्यूज़ आपको बताएंगे। खासकर नॉर्दर्न एरियाज जैसे जैनिन, तुलकारम और नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप्स में इजराइल ने एक्शन सबसे ज्यादा किया है। 40,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को अपने घरों से मजबूरन बेघर होना पड़ा है। इजरायली फोर्सेस रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट कर रही हैं, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, और सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इतवार को इजरायली आर्मी ने पहली दफा 20 साल के या 23 साल के बाद जेनिन में टैंक्स तैनात किए हैं, जो एक बड़ी एस्केलेशन है।
یہ کل منڈے کو بھی جاری رہا۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس نے جو کہا ہے اسے سن لیجئے، وہ اس پوری خبر کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ اسرائیل کاٹس کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو واپس آنے کی اجازت نہیں ملے گی، یعنی جو 40,000 بے گھر ہو گئے انہیں آنے کی واپس اجازت نہیں ملے گی ان کے گھروں میں، اور اسرائیلی فورسز 1 سال یا اس سے زیادہ تک ویسٹ بینک میں رہیں گے، اسرائیل کاٹس نے کہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ 1 سال تک کیسے لوگ رہ لیں گے اپنے گھروں سے؟ تو کیا ہوگا؟ ایک جنگ۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی آرمی ملٹری کوریڈورز بنانے کی پلاننگ کر رہی ہے، گلیارے اور زمین کو گھٹا دیا جائے گا اپنے لیے سیف پیسج، جو ایک لمبے اور زیادہ انٹینس آپریشن کا اشارہ ہے۔ کوریڈور بنائیں گے تو انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس ICRC نے سچویشن پر خوف کا اظہار کیا ہے کہ سردیوں کا موسم بے گھر فلسطینیوں کے لیے زندگی اور مشکل بنا رہا ہے۔ ICRC کا جو بیان ہے سنیے گا، وہ کہتا ہے کہ ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں اور مسجد یا اسکولز جیسی بھیڑ بھاڑ والی بھری ہوئی جگہوں پر پناہ لے رہے ہیں۔ گھر تباہ ہونے کی وجہ سے لوگ پانی، کھانا، میڈیکل مدد اور آسرائے پناہ یعنی کہ شیلٹرز حاصل نہیں کر پا رہے۔ کھلے آسمان کے نیچے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے لاپتہ یا گرفتار کیے گئے گھر والوں کی تلاش میں ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ میں آپ کو کچھ دن سے ویسٹ بینک کی خبریں زیادہ دے رہا ہوں؟ یہاں دنیا کا فوکس کم ہے، لیکن سب سے بڑا فلسطینیوں پر کریک ڈاؤن اب غزہ نہیں ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے، اور ویسٹ بینک کی خبریں بہت کم باہر آ پا رہی ہیں۔ سر اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی سے متعلق ایک ہیومن رائٹس گروپ کے مطابق جنوری کے بیچ سے اب تک اسرائیلی فورسز نے 365 فلسطینیوں کو ویسٹ بینک کے جینن اور تل کیرم سے گرفتار کیا۔ یہ 2 علاقوں سے گرفتاری کتنی بڑی، 365 لوگ سالوں سال بنا کیس کی جیل میں رہ سکتے ہیں۔ فلسطینی پرزنر سوسائٹی نے یہ ریکارڈ کیا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے 21 جنوری کو جینن پر ملٹری آپریشن شروع کرنے کے بعد سے ان لوگوں کو گرفتار کیا۔ 21 جنوری کو یہ ویسٹ بینک میں آپریشن شروع ہوئے تھے۔ یہ آپریشن غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر اور کیپٹیوز ایکسچینج یعنی کہ ہوسٹیج اور قیدیوں کی جو ادلا بدلی ہے اس ڈیل کے 2 دن بعد ہی شروع ہوا تھا۔ غزہ میں سیز فائر 19 کو ہوا، 20 کو ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے والا تھا، 21 کو ویسٹ بینک میں آپریشن شروع ہو گیا۔ اسرائیلی ملٹری کے اس آپریشن کو آکوپائیڈ ویسٹ بینک میں ایک بڑا کریک ڈاؤن کہا جا رہا ہے۔ اب غزہ لیے چلتے ہیں اور یہ اپڈیٹ ہے۔ اسرائیلی آرمی نے غزہ پر حملہ کیا ہے۔ راکٹ لانچ سائٹس نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فائٹر جیٹس نے غزہ میں 2 راکٹ لانچ سائٹ پر بم گرائے ہیں، انہیں تباہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک سائٹ سے منڈے کی صبح ایک راکٹ فائر کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف، یہ دعویٰ کیا گیا IDF کی طرف سے۔ اسرائیلی ملٹری کے مطابق یہ ایئر اسٹرائکس غزہ سے ہونے والے راکٹ اٹیکس کا جواب ہے۔ اب اگلی خبر یہ بتاتی ہے کہ غزہ میں سیز فائر ڈیل خطرے میں ہے، جنگ واپس شروع ہو سکتی ہے۔ حماس نے ایک الزام لگایا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ نیتن جان بوجھ کر سیز فائر ڈیل کو سیبوٹیج کر رہا ہے۔ حماس کے ایک آفیشل نے اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن پر الزام لگایا ہے کہ وہ غزہ سیز فائر ڈیل کو جان بوجھ کر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی پرزنرز کی ریلیز پوسٹ پون کر دی ہے۔ یہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کئی بار، اور دنیا میں بہت سے لوگ بتا چکے ہوں گے۔ مقصد کیا بتایا سب نے؟ تفصیلات کیا ہیں؟ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے اس خبر کی تفصیلات۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے ممبر باسم نعیم نے الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب تک اسرائیل 620 فلسطینی قیدیوں کو رہا نہیں کرے گا، جیلوں سے آزاد نہیں کرے گا، حماس سیز فائر ٹاکس میں شامل نہیں ہوگا۔ ان 620 فلسطینیوں کو سنیچر کے روز رہا کیا جانا تھا، جس سے اسرائیل مکر گیا اپنے ہوسٹیجز واپس لینے کے بعد۔ نعیم کا کہنا تھا کہ جب تک پہلے اسٹیپ پر عمل نہیں ہوتا، اگلے اسٹیپ پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلے اسٹیپ میں جو 620 قیدیوں کا وعدہ تھا وہ ریلیز کرو۔ نعیم نے الزام لگایا کہ نیتن جان بوجھ کر ڈیل کو سیبوٹیج کر رہے ہیں اور واپس جنگ شروع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے اتوار کو اناؤنس کیا کہ جو 620 فلسطینی قیدی سنیچر کے روز ریلیز ہونے تھے ان کو ڈیلے کر دیا گیا ہے، جبکہ حماس نے 6 اسرائیلی ہوسٹیجز کو اس دن چھوڑ دیا تھا، انہیں لیا اور پھر کہا ہم نہیں کھیل رہے۔ اسرائیل پیچھے ہٹ گیا۔
लेबनान की बात करते हैं और ईरान की बात एक साथ ही है। लेबनान के प्रेसिडेंट ने ईरान से कहा है कि हमारा मुल्क दूसरों की जंग का मैदान ना बने, यानी एक तरह से वो ईरान को लेबनान से दूर रहने को कह रहे हैं कि अपने एजेंडे के तहत अब हमारी ज़मीन का इस्तेमाल करना बंद कर दो। ये लेबनीज प्रेसिडेंट का मानना है। लेबनीज प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने बेरूत में एक ईरानियन डेलीगेशन से मुलाकात के दौरान कहा कि लेबनान अब और जंग नहीं झेल सकता जो दूसरे मुल्क अपने मफादात के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। ईरान का डेलीगेशन बेरूत आया था हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह और हाशिम सैफुद्दीन के फ्यूनरल में शिरकत के लिए। इसी दौरान ये मुलाकात हुई थी। डेलीगेशन में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ भी शामिल थे। लेबनीज प्रेसिडेंट ने जोसेफ ऑन ने इस दौरान कहा कि लेबनान ने हमेशा जंग और अग्रेशन में अपने रहनुमा और अपने शहीद गवा दिए हैं, यानी अपने लीडर्स को शहीद होते हुए देखा है। उनका कहना था कि लेबनान अब थक चुका है। दूसरों की जंग अपनी सरजमी पर झेलने से लेबनान थक चुका है। जोसेफ ऑन का कहना था कि लेबनान को सिर्फ अपनी कौमी यकजहती और यूनिटी से ही बचाया जा सकता है, कोई बाहर वाला आकर उसे बचा नहीं सकता। ये सीधे सीधे ईरान से कहना था आप दूर रहिए, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह का करीबी है और हिजबुल्लाह के लिए फ़िलहाल लेबनान की सियासत के नज़रिए से देखें तो हिजबुल्लाह के लिए बुरे दिन चल रहे हैं। दो तीन खबरें सर यहाँ से लिए लेते हैं। एक तो खबर ये है कि इसराइल लगातार, हमने कल आपको खबर बताई थी, सीरिया में प्रोटेस्ट हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान के ख़िलाफ़। अब एक जेरूसलम पोस्ट की खबर ये है जो 24 फरवरी की है कि कथित तौर पर आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने साउथ सीरिया में रहने वाले ड्रूज कम्युनिटी के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर की। कहा कि हम आपको नौकरी देंगे, सुबह आइए, काम कीजिए, पैसा लीजिए, शेकल लीजिए या आपकी करेंसी दे देंगे और शाम को अपने घर हो जाइए। ड्रूज कम्युनिटी के लोगों को अगर अच्छी जॉब मिलेगी फिर वो क्या कहेंगे कि हम जिस मुल्क के साथ हैं वहां तो हम पस्त हैं, तो हम फिर उस मुल्क के साथ रहें जो हमें खुशहाली और मोटा पैसा दे सकता है। अब इसमें शर्त यह होगी कि आप माइग्रेट करके इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में नहीं आएंगे, बल्कि आप अपने ही इलाकों में बगावत करें ताकि हम उस इलाके को कब्जा सकें और कहा जा सके कि ये तो आवाम की ख्वाहिश थी। मोटा पैसा हर जगह चलता है। इट्स बीन क्लेम दैट आईडीएफ ऑफर्ड, ये दावा किया जा रहा है, क्लेम देखो पक्का नहीं है, अभी भी इजरायली अखबार भी क्लेम कह रहा है, लेकिन ये हो सकता है। सीरिया के लीडर, ये सीरिया में चल रहा है और सीरिया के लीडर कहीं और चल रहे हैं। सीरिया के लीडर अहमद अल-शरा जॉर्डन जा रहे हैं। वो अभी आसपास के और तमाम गल्फ कंट्रीज़ जो हैं उनसे ताल्लुकात वसी कर रहे हैं ताकि सीरिया पटरी पर आ सके। से जॉर्डेनियन सोर्सेस, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक चीज़ सोची, कई लोग सीधा अल-शरा को गाली दे सकते हैं। मैं कहता हूँ ज़रा इस नज़रिए से भी कभी सोचने की कोशिश करें हम भी। मैंने एक और नज़रिया सोचा, अभी तक तो मैं इनकी खामोशी पर तंज करता था कि ये बंदा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है पूरे अरब वर्ल्ड और पूरे यूरोप से अभी सीरिया पर लगी पाबंदियां जो असद के दौर में लगी थी वो हटवाने की कोशिश कर रहा है अहमद अल-शरा। लेकिन जब ये पाबंदियां हट जाएंगी तब भी सवाल ये कि आईडीएफ से मजबूत, अभी अगर ये आईडीएफ से लड़े तो क्या होगा, इनके ऊपर बम भी गिरेंगे और जो भी है जैसा भी है और तबाही मचाएगा इजराइल, और इन पर यह होगा कि तुमने आते ही जंग शुरू कर दी। तो ये अभी अपना गुडमैन फेस दिखा रहे हैं, अच्छा चेहरा, उसके बाद फिर शायद ये अपना एग्रेशन दिखाएं, क्योंकि अभी ये कोट पैंट पहन चुके हैं वर्दी उतार के, इसलिए वर्दी फौरन डालना नहीं चाह रहे। ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक जेंटलमैन हुकूमत बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर इस जेंटलमैन बनने के चक्कर में सीरिया की ज़मीन का बड़ा हिस्सा परमानेंटली इनके हाथ से निकल गया, क्या फिर ये टैंक के जोर पर वापस ले पाएंगे? वो तो हर रोज़ तबाह कर रहा है इसराइल। खैर, दोनों सवाल अब भी यहाँ आ गए, दोनों बातें, दोनों रुख। चलिए बढ़ते हैं। सूडान की मिलिट्री ने आरएसएफ से एक क्रूशियल सिटी हथिया ली है वापस। आरएसएफ को पीछे खदेड़ दिया गया है और इस सिटी का नाम है उबैद, और यहाँ पर अपना झंडा फिर से लहरा दिया है। आरएसएफ को बड़ा नुकसान पहुंचाने का यहाँ पर सूडान की आर्मी ने दावा किया है। यूएन की एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की, आदिल खान की नहीं, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है कि यमन के हाउथी कंट्रोल जो एरिया है,
हाउथी के कंट्रोल वाला एरिया यमन के, वहां सिर्फ 3% यमनियों को सैलरी मिल पा रही है, बाकी लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही। गुर्बत अलग से थी, पहले से थी यमन में, उसके बाद फिर यमनी कंट्रोल एरिया में पाबंदियां भी बहुत हैं क्योंकि इन्हें एज अ हुकूमत तो तस्लीम नहीं किया जाता। अब्बास अरागची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि इजराइल के जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो इस पूरे रीजन और ग्लोबल पीस के लिए, आलमी अमन के लिए एक सीरियस थ्रेट है, एक बड़ा खतरा है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इसराइल के, इस खबर को तफसील में जाकर पढ़ा जा सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं। एक खबर है सीरिया से ही, वहां एक और मास ग्रेव मिली है जिसमें सैकड़ों लोग, कई लोग, दर्जनों लोग दफन थे, और ये सीरिया की कैपिटल दमस्कस में ही मिली है। ये बशर अल असद के जो जालिम राज था उस दौरान लोग मारे गए थे। बताओ, इन्हें छुपाकर दफनाने की क्या जरूरत थी? कब्रिस्तान में दफना देते। इन्हें इलीगली पकड़ा गया होगा, इलीगली इन पर जुल्म किए गए होंगे और इन्हें मारकर दफना दिया गया एक साथ, ताकि कभी ये जुल्म और जुर्म बाहर ना आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़ आप देख रहे थे। खुश रहिए, सलामत रहिए।